जमीन जायदाद के मामले ना कई बार कितने पेचीदा हो जाते हैं, ये हम सब जानते ही हैं। हाँ बिल्कुल। और सोचिए अगर किसी की अपनी ही जमीन पर कोई और कब्जा कर ले, वो तो मतलब बहुत ही मुश्किल परेशानी वाली स्थिति हो जाती है। रातों की नींद उड़ जाती है लोगों की। सही में। ऐसे में ये समझना बहुत जरूरी है कि भाई कानून क्या कहता है, कैसे मदद मिल सकती है। बिल्कुल। तो आज हम इसी मुश्किल लेकिन अहम विषय पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ। कि भारत में अगर किसी की जमीन पर मान लीजिए अवैध कब्जा हो गया है, तो उसे कानून के दायरे में रहकर वापस पाने का सही तरीका क्या है, क्या प्रक्रिया है? हाँ, कौन से कानूनी रास्ते हैं और कौन से कागजात मतलब दस्तावेज सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। हमारे पास जो जानकारी है वो इसी पर थोड़ी रोशनी डालती है। अच्छा। ये बताती है कि कानून की नजर में जमीन का असली मालिक कौन है, मतलब किसको माना जाता है। ठीक। और मालिकाना हक साबित करने के लिए कौन से दस्तावेज बिल्कुल जरूरी हैं, जिनके बिना काम नहीं चलेगा। हाँ। और अगर कब्जा हो ही गया है तो उसे हटाने की स्टेप बाय स्टेप कानूनी प्रक्रिया क्या है। ठीक है। तो इस चर्चा का मकसद यही रहेगा कि ये जो कानूनी जानकारी है इसको आसान भाषा में समझें। हाँ बिल्कुल। कोशिश करेंगे कि ये प्रक्रिया जो सुनने में थोड़ी जटिल लगती है, हाँ लगती तो है, उसे सरल बना सके। हाँ। खासकर उन लोगों के लिए जो अपनी प्रॉपर्टी को बचाना चाहते हैं या फिर ऐसी किसी मुश्किल में फंस गए हैं। देखेंगे कि क्यों कुछ खास दस्तावेज इतने निर्णायक होते हैं और ये पूरी कानूनी मशीनरी असल में काम कैसे करती है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं जी। सबसे पहले वो जो बुनियादी सिद्धांत है उसको पकड़ते हैं। हाँ। कानूनी मालिकाना हक बनाम सिर जमीन पर कब्जा होना, मतलब फिजिकल पोजेशन। जी। जानकारी कहती है कि कानून कानूनी हक को ज्यादा वजन देता है। बिल्कुल सही। इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ वहां रहने से या कब्जा होने से कोई मालिक नहीं बन जाता। बिल्कुल सही कहा। ये बहुत ही अहम कानूनी प्रिंसिपल है। कानून साफ तौर पर यह मानता है कि किसी जमीन पर सिर्फ आपका कब्जा होना या आप वहां रह रहे हैं ये आपको मालिक नहीं बनाता। अच्छा। असली मालिक वही है जिसके पास उस जमीन का लीगल ओनरशिप यानी कानूनी हक साबित करने वाले पुख्ता और वैध दस्तावेज हैं। जो सोर्स है वो इस बात पर बहुत जोर देता है कि भाई लीगल ओनरशिप ही फाइनल है, ना कि फिजिकल पोजेशन। समझ गई। अगर आपके पास टाइटल डीड्स हैं, सरकारी रिकॉर्ड में आपका नाम है, तो कानून आपके साथ है, चाहे मौके पर कब्जा किसी और का ही क्यों ना हो। अच्छा, ये बात तो एकदम साफ हो गई, यानी दस्तावेज ही असली चीजें हैं। बिल्कुल, कागजात ही बोलेंगे। तो फिर वो कौन से दस्तावेज हैं जो इतने जरूरी हैं? जानकारी बताती है कि 3 तरह के डॉक्यूमेंट कॉम्बिनेशंस हैं। अच्छा, 3 तरह के? हाँ, जो किसी को सरकार की नजर में मालिक बनाते हैं। इनके बिना दावा कमजोर पड़ जाता है। पहला कॉम्बिनेशन क्या है? देखिए, पहला कॉम्बिनेशन तब लागू होता है जब जमीन खरीदी गई हो। ठीक है। इसके लिए 2 चीजें बहुत जरूरी हैं। पहला, आपके पास असली रजिस्टर्ड सील डीड होनी चाहिए, जिसे बयानामा कहते हैं। हाँ, आम भाषा में बयानामा। और दूसरा, जो शायद इससे बड़ी ज्यादा जरूरी है, क्या? उस बयानामे के आधार पर सरकारी रेवेन्यू रिकॉर्ड में आपका दाखिल खारिज यानी म्यूटेशन हुआ होना चाहिए। 1 मिनट, मतलब सिर्फ रजिस्टर्ड सेल डीड होना ही काफी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका दाखिल खारिज भी उतना ही जरूरी है। ये बात तो शायद बहुत से लोग ध्यान नहीं देते होंगे। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। ये बहुत आम गलतफहमी है लोगों में। हाँ। लोग सोचते हैं रजिस्ट्री हो गई, सेल डीड घर आ गई, बस काम खत्म। हाँ, यही लगता है। लेकिन कानूनन जब तक उस सेल डीड के बेस पर आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाकर म्यूटेशन यानी दाखिल खारिज नहीं करवाते, तब तक सरकारी रिकॉर्ड में जमीन पुराने मालिक के नाम पर ही दिखती रहती है। ओह। दाखिल खारिज ही वो प्रोसेस है जिससे सरकार उस खरीद बिक्री को एक तरह से कंफर्म करती है और अपने रिकॉर्ड्स में नए मालिक का नाम चढ़ाती है। अच्छा। इसी से फिर आगे प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह आपके नाम पर आता है। या तो हाँ, सेल डीड और दाखिल खारिज ये दोनों मिलकर पहला पक्का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। समझ गई, ये तो बहुत ही जरूरी जानकारी है। अच्छा, अब दूसरे कॉम्बिनेशन पर आते हैं। ये किन हालात के लिए है? दूसरा कॉम्बिनेशन उन मामलों के लिए है जहां जमीन खरीदी नहीं गई बल्कि खतियानी है। खतियानी मतलब जो पूर्वजों से मिली है या पैतृक संपत्ति का हिस्सा है। अच्छा, विरासत वाली। हाँ, विरासत वाली। ऐसे मामलों में सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है खतौनी यानी रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। खतौनी, ठीक है। लेकिन यहाँ एक खास बात ध्यान रखनी है। क्या? इसमें भी कोई पेंच है? पेंच नहीं, बस सावधानी है। जानकारी ये साफ करती है कि आपके पास सबसे नई लेटेस्ट अपडेटेड खतौनी होनी चाहिए। लेटेस्ट? पुरानी क्यों नहीं? क्योंकि देखिए, कई बार लोगों के पास दादा परदादा के जमाने की पुरानी खतौनी होती है। हाँ, होती है। लेकिन सरकारी रिकॉर्ड तो टाइम के साथ बदलते हैं ना,
वारिसों के नाम जुड़ते हैं, जमीन का बंटवारा होता है, सही बात है। तो कानून की नज़र में सबसे हालिया अपडेटेड खतौनी ही वैलिड मानी जाती है, जो आज की स्थिति दिखाती हो। अच्छा, और क्या खतौनी के साथ भी दाखिल खारिज का चक्कर है? बिल्कुल है। मान लीजिए पैतृक संपत्ति का वारिसों में बंटवारा हुआ और नई खतौनी बनी जिसमें आपका नाम आ गया, तो उस बंटवारे या विरासत के आधार पर भी दाखिल खारिज रिकॉर्ड में दिखना जरूरी है। अरे वाह! ये पक्का करता है कि सरकारी रिकॉर्ड पूरी तरह से अपडेटेड है और मौजूदा मालिक का नाम साफ साफ दर्ज है। मतलब हर सूरत में दाखिल खारिज जरूरी है। एक तरह से हाँ, ये पूरी प्रक्रिया जो है भूमि रिकॉर्ड्स को सटीक और ट्रांसपेरेंट रखने में मदद करती है, ताकि आगे चलकर विवाद कम हो। ठीक है, तो पहला हो गया सेल डीड प्लस दाखिल खारिज, दूसरा लेटेस्ट खतौनी प्लस दाखिल खारिज। अब तीसरा कॉम्बिनेशन कौन सा है? तीसरा कॉम्बिनेशन तब काम आता है जब जमीन आपको वसीयत यानी विल से मिली हो या फिर किसी ने आपको उपहार में दी हो गिफ्ट डीड के जरिए। अच्छा, ऐसी सिचुएशन में वो कानूनी दस्तावेज यानी रजिस्टर्ड वसीयत जिसका प्रोबेट हो चुका हो अगर जरूरी है, या फिर रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड, हाँ, वही आपके मालिकाना हक का मेन प्रूफ बनता है। लेकिन मुझे लग रहा है आप फिर कहेंगे कि यहाँ भी दाखिल खारिज? आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। यहाँ भी वही अनिवार्य शर्त है, सिर्फ वसीयत या गिफ्ट डीड हाथ में होना काफी नहीं है। आपको उस डॉक्यूमेंट के आधार पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट में अप्लाई करके दाखिल खारिज करवाना ही होगा। मतलब पीछा नहीं छोड़ेगा ये दाखिल खारिज। कह सकते हैं जब तक सरकारी रिकॉर्ड में प्रॉपर्टी का ट्रांसफर आपके नाम पर दर्ज नहीं हो जाता, तब तक कानूनी प्रक्रिया अधूरी है। दाखिल खारिज ही उस ट्रांसफर को फाइनल करता है। तो संक्षेप में, जमीन कैसे भी मिली हो, खरीद कर, विरासत में या गिफ्ट में, मेन टाइटल डॉक्यूमेंट के साथ साथ दाखिल खारिज का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये तीनों कॉम्बिनेशन और दाखिल खारिज का महत्व अब एकदम साफ हो गया है। जी। चलिए, अब उस सिचुएशन पर आते हैं जहां किसी के पास इनमें से कोई एक जरूरी डॉक्यूमेंट कॉम्बिनेशन है, वो कानूनी मालिक हैं, हाँ। पर उनकी जमीन पर किसी और ने कब्जा कर लिया है। अब क्या करें? क्या सीधे कोर्ट ही जाना पड़ेगा? सोर्स क्या कहता है इस बारे में? सोर्स एक सिस्टमैटिक 2 स्टेप वाली कानूनी प्रक्रिया बताता है। अच्छा, 2 स्टेप्स। हाँ, और अच्छी बात यह है कि पहला स्टेप आपको सीधे बड़े सिविल कोर्ट में जाने से पहले एक, कह सकते हैं, थोड़ा तेज विकल्प देता है। ओह, वो क्या है? पहला कदम है कि जमीन का असली मालिक अपने एरिया के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, तहसीलदार या एसडीएम? हाँ, आमतौर पर वही होते हैं। उनके पास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस की धारा 163 के तहत एक एप्लीकेशन दे सकता है। बीएनएस धारा 163? ये नया कानून है ना? हाँ, ये हाल ही में लागू हुआ है। इसने पुराने सीआरपीसी को रिप्लेस किया है। और ये धारा 163 खास तौर पर जमीन जायदाद से जुड़े कब्जे के झगड़ों को शांति से निपटाने के लिए है। तो मजिस्ट्रेट के पास जाने से क्या होता है? क्या वो कब्जा हटवा सकते हैं? देखिए, एप्लीकेशन मिलने पर मजिस्ट्रेट साहब का पहला काम होता है पुलिस को मौके पर भेजना। वेरिफिकेशन के लिए? हाँ, वेरिफिकेशन के लिए। पुलिस वहां जाकर देखती है कि भाई असल में कब्जा किसका है, और जो कब्जा करके बैठा है उससे पूछती है कि आपके पास कब्जे का क्या लीगल बेसिस है, मतलब कोई कागजात है। यहाँ एक बात गौर करने वाली है, इस स्टेज पर सिर्फ डॉक्यूमेंट्स देखे जाते हैं। अच्छा, मौखिक दावे, पुरानी बातें, बहसबाजी, झगड़ा, इसका कोई कानूनी वजन नहीं होता। फैसला पूरी तरह कागजों पर होता है। उदाहरण के लिए, जैसे सोर्स में प्रमोद का जिक्र था, अगर वो अपने वैलिड डॉक्यूमेंट्स जैसे बयानामा और दाखिल खारिज दिखा देते हैं, हाँ, और कब्जा करने वाले के पास कोई कानूनी आधार नहीं है, तो कानून प्रमोद के पक्ष में होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद अगर मजिस्ट्रेट साहब संतुष्ट हैं कि भाई कब्जा अवैध है और एप्लीकेंट का मालिकाना हक बनता है, तो वो कब्जाधारी को एक तय समय सीमा के अंदर, जैसे 15 दिन या 30 दिन, जमीन खाली करने का ऑर्डर जारी कर सकते हैं। और अगर कब्जाधारी ऑर्डर ना माने तो पुलिस क्या करती है? मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बाद पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि वो उस ऑर्डर को लागू करवाए। अच्छा। पुलिस कब्जाधारी पर दबाव डालेगी कि भाई जमीन खाली करो। कई मामलों में, खासकर जहां कब्जाधारी का दावा वाकई कमजोर होता है, यहीं पर मामला निपट जाता है। मतलब कब्जा वापस मिल जाता है? हाँ, असली मालिक को कब्जा वापस मिल जाता है। ये सिविल कोर्ट की लंबी प्रक्रिया से बचने का एक कारगर रास्ता हो सकता है। लेकिन ये तो तब है जब कब्जाधारी मान जाए। हाँ, ये बात है। अगर वो ढीठ हो, ऑर्डर मानने से इनकार कर दे, या मान लीजिए उसने वहां कोई झोपड़ी बना ली हो या पक्का कंस्ट्रक्शन ही शुरू कर दिया हो, अक्सर ऐसा ही तो होता है। आपने बिल्कुल सही चिंता जताई। लोग कब्जा करके कुछ न कुछ बना लेते हैं,
ताकि मामला और उलझ जाए। हाँ, ऐसी स्थिति के लिए ही दूसरा और ज्यादा शक्तिशाली कानूनी विकल्प मौजूद है। वो क्या है? वो है सिविल कोर्ट का रास्ता। अगर कब्जाधारी मजिस्ट्रेट का ऑर्डर नहीं मानता या उसने कोई कंस्ट्रक्शन कर लिया है, तो असली मालिक को बिना देर किए सिविल कोर्ट में सूट फॉर पोजेशन फाइल करना होगा। सूट फॉर पोजेशन यानी कब्जे के लिए मुकदमा। जी हाँ, कब्जे के लिए मुकदमा। सिविल कोर्ट, इसका नाम सुनते ही तो लोगों के मन में आता है लंबी तारीखें, वकीलों की फीस, सालों केस चलेगा। क्या ये वाकई इतना प्रभावी है? सोर्स इसे सबसे शक्तिशाली विकल्प क्यों कह रहा है? आपका सवाल बिल्कुल जायज है। सिविल प्रक्रिया में समय लग सकता है, ये सच है। हाँ, लेकिन इसे शक्तिशाली कहने की वजह है, सिविल कोर्ट सिर्फ पहली नजर के डॉक्यूमेंट्स नहीं देखता। अच्छा। यहाँ एक पूरी जुडिशियल प्रक्रिया चलती है। दावे जवाब दावे दाखिल होते हैं, सबूत पेश होते हैं, गवाह आते हैं। मतलब पूरी सुनवाई होती है? हाँ, पूरी सुनवाई सबूतों पर जिरा होती है। हाँ। और फिर सारे पहलुओं पर विचार करने के बाद कोर्ट एक डिटेल्ड फैसला सुनाता है, जिसे डिग्री कहते हैं। डिग्री? हाँ, डिग्री। जब सिविल कोर्ट आपके पक्ष में कब्जे की डिग्री जारी करता है, तो वो सिर्फ एक ऑर्डर नहीं होता, वो एक फाइनल जुडिशियल निर्णय होता है जो आपकी ओनरशिप को पूरी तरह से स्थापित कर देता है। और इस डिग्री का असर क्या होता है? पुलिस के लिए इसके क्या मायने हैं? इस डिग्री के आधार पर पुलिस को बहुत ज्यादा वास्ट पावर्स मिल जाती हैं, मजिस्ट्रेट के ऑर्डर की तुलना में कहीं ज्यादा। अच्छा। सिविल कोर्ट की डिग्री मिलने के बाद पुलिस को किसी और डायरेक्शन का इंतजार करने की जरूरत नहीं होती। वो जरूरत पड़ने पर बल प्रयोग करके भी, फोर्स यूज करके भी कब्जादारी को जमीन से हटा सकती है। और अगर कब्जादारी ने कुछ बना लिया हो, जैसे मकान या दुकान, तो उस अवैध निर्माण को भी इस डिग्री के आधार पर कानूनी रूप से तोड़ा जा सकता है। उसे भी हटा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। पुलिस कोर्ट की डिग्री को लागू करने के लिए बाध्य होती है, इसमें कोई आनाकानी नहीं कर सकती। इसलिए हालांकि इसमें समय लगता है, सिविल कोर्ट का फैसला अवैध कब्जा हटाने और प्रॉपर्टी वापस पाने का सबसे पक्का और अंतिम कानूनी समाधान माना जाता है। ये पूरी प्रक्रिया अब समझ में आ रही है। पहले मजिस्ट्रेट, जो तेज हो सकता है, लेकिन मेनली डॉक्यूमेंट्स पर आधारित है। बिल्कुल। और अगर वो काफी न हो, तो फिर सिविल कोर्ट का रास्ता, जो ज्यादा डिटेल्ड है पर निर्णायक है, और उसकी डिग्री बहुत पावरफुल है। एकदम सही। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर किसी को इस रास्ते पर चलना पड़े, तो उसे तैयारी कैसे करनी चाहिए? क्या-क्या सबूत लगेंगे? बिल्कुल, तैयारी सबसे अहम है। बिना पुख्ता सबूतों के कानूनी लड़ाई जीतना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन जैसा। हाँ, करीब। एक मजबूत केस बनाने के लिए कुछ खास दस्तावेज और सबूत जुटाना और उन्हें संभाल कर रखना बहुत जरूरी है, जैसा कि सोर्स में भी बताया गया। हाँ। क्या आप बता सकते हैं कि ये कौन-कौन से सबूत हैं? क्या-क्या इकट्ठा करना चाहिए? जरूर। सबसे पहले और सबसे जरूरी तो हैं जमीन के मुख्य दस्तावेज। जैसे आपकी सिचुएशन के हिसाब से अपडेटेड खतौनी या असली रजिस्टर्ड सेल डीड या रजिस्टर्ड वसीयत या गिफ्ट डीड। और इन सब के साथ, जैसा हमने पहले इतनी बात की, दाखिल खारिज का प्रूफ। ये तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है। और दूसरा, रेवेन्यू रिकॉर्ड। जमीन की ताजा हाल की लगान या मालगुजारी की रसीदें। लगान रसीदें? हाँ। ये दिखाती हैं कि आप लगातार सरकार को टैक्स दे रहे हैं और अपने मालिकाना हक का इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा। तीसरा, सीमांकन रिपोर्ट, डिमार्केशन रिपोर्ट। अगर मुमकिन हो तो किसी कॉम्पिटेंट रेवेन्यू ऑफिसर या सरकारी अमीन से अपनी जमीन की नापाई करवाकर उसकी रिपोर्ट बनवा लें। नापी की रिपोर्ट? हाँ, ये आपकी जमीन की सही बाउंड्रीज को ऑफिशियली फिक्स करती है और कब्जे की स्थिति को भी साफ करती है। ठीक है। चौथा, गवाह। अगर कोई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अवैध कब्जा होते हुए देखा हो या जो आपके मालिकाना हक और कब्जे के बारे में गवाही दे सकें, तो उनकी एक लिस्ट और कॉन्टैक्ट डिटेल्स तैयार रखें। कोर्ट में इनकी जरूरत पड़ सकती है। ठीक है। पांचवा, विजुअल एविडेंस। आजकल ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया। तस्वीरें और वीडियो? हाँ, बिल्कुल। अवैध कब्जे की स्थिति, अगर कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो उसका, या कब्जाधारी की एक्टिविटीज को दिखाते हुए फोटो और वीडियोस। अगर इन पर डेट और टाइम स्टैम्प हो तो ये और भी असरदार सबूत बनते हैं। हाँ, आजकल तो फोन में आ ही जाता है। और छठा, पहले की गई शिकायतों की कॉपी। अगर आपने इस अवैध कब्जे के बारे में पहले कभी पुलिस थाने में या किसी अफसर के पास, जैसे तहसीलदार या एसडीएम के पास, कोई लिखित शिकायत दी है, तो उसकी रिसीविंग कॉपी संभाल कर रखें। अच्छा, रिसीविंग कॉपी। हाँ,
ये दिखाता है कि आपने प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए टाइम पर कोशिश शुरू कर दी थी। ये तो काफी लंबी लिस्ट हो गई। इन सबको इकट्ठा करना और संभाल कर रखना भी अपने आप में एक काम है। बिल्कुल, लेकिन यही आपकी कानूनी लड़ाई की बुनियाद है। हाँ। इन सभी सबूतों को ठीक से फाइल करना, ऑर्गेनाइज रखना और अपने वकील के साथ शेयर करना बहुत जरूरी है। आपके दस्तावेज जितने मजबूत और क्लियर होंगे, आपका केस उतना ही सॉलिड बनेगा और जीतने के चांस उतने ही बढ़ेंगे। सारी कानूनी प्रक्रिया इन्हीं सबूतों के आसपास घूमती है। तो आज की इस पूरी चर्चा का क्या कहते हैं, निचोड़ क्या निकलता है? हमने क्या मुख्य बातें समझी? हाँ, समराइज करते हैं। मुझे लगता है सबसे बड़ी बात जो सामने आई वो ये है कि भारत में जमीन का कानून फिजिकल कब्जे से ज्यादा लीगल ओनरशिप को महत्व देता है। बिल्कुल। और ये ओनरशिप पुख्ता दस्तावेजों से साबित होती है, सिर्फ जमीन पर होना काफी नहीं है। सही। हमने उन 3 डॉक्यूमेंट कॉम्बिनेशंस को भी समझा जो मालिकाना हक की गारंटी जैसे हैं। सेल डीड प्लस दाखिल खारिज, लेटेस्ट खतौनी प्लस दाखिल खारिज और वसीयत गिफ्ट डीड प्लस दाखिल खारिज। और हर केस में दाखिल खारिज की अहमियत, हाँ, वो तो बार बार सामने आई। और फिर हमने अवैध कब्जा हटाने की वो 2 स्टेप वाली प्रक्रिया देखी। पहला, BNSS धारा 163 के तहत एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास जाना, हाँ, जो डॉक्यूमेंट्स के आधार पर तेज एक्शन हो सकता है। और दूसरा, अगर जरूरत पड़े तो सिविल कोर्ट में सूट फॉर पोजेशन, जिसका डिग्री ऑर्डर फाइनल और पावरफुल होता है। हाँ, जो कब्जा हटाने और कंस्ट्रक्शन तोड़ने का अधिकार देता है। और हाँ, इन सब के लिए सही सबूत होना कितना जरूरी है ये भी समझा। आपने बिल्कुल सही तरीके से सारी बातों को समेटा है। ये जानकारी उन सभी जमीन मालिकों के लिए वाकई बहुत काम की है। हाँ, चाहे वो अपनी संपत्ति को लेकर सिर्फ चिंतित हों या फिर सचमुच में अवैध कब्जे जैसी मुश्किल सिचुएशन फेस कर रहे हों। ये प्रक्रियाएं थोड़ी जटिल लग सकती हैं। इनमें टाइम, पैसा, एनर्जी सब लगता तो है। लेकिन जरूरी बात यह है कि कानून एक साफ रास्ता दिया है। और जैसा हमने देखा, कानून जो है वो डॉक्यूमेंट बेस्ड ओनरशिप को पूरी तरह सपोर्ट करता है। जरूरत है तो बस सही प्रक्रिया को धैर्य और हिम्मत से फॉलो करने की और अपने पक्ष में पक्के सबूत पेश करने की। जिनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं, कानून उनके साथ है। हमने आज कानूनी प्रक्रिया, दस्तावेज, सबूत, इन सब पर तो काफी गहराई से बात की जी। लेकिन जाते जाते एक सवाल मन में आ रहा है जिस पर शायद हमें अलग से सोचने की जरूरत है। बताइए। ये जो पूरी कानूनी लड़ाई होती है, मजिस्ट्रेट के यहाँ जाना, फिर शायद सिविल कोर्ट, सालों लग सकते हैं। हाँ, पैसा खर्च होता है, तनाव होता है। इसका कब्जा करने वाले और असली मालिक दोनों की जिंदगी पर, उनके परिवारों पर, उनके आपसी रिश्तों पर क्या सामाजिक और भावनात्मक असर पड़ता होगा? ये तो बहुत गहरा सवाल है। क्या कानूनी जीत हमेशा जमीनी हकीकत में तुरंत शांति या समाधान ले आती है, या वो कड़वाहटें, वो झगड़ा, वो फिर भी बना रहता है? ये वास्तव में एक बहुत अहम और सोचने वाला पहलू है। कानून अपना काम तो कर देता है, लेकिन उसके जो सामाजिक और मानवीय असर हैं, हाँ, उन पर अक्सर उतना ध्यान नहीं जाता। बिल्कुल। खैर, ये सोचने के लिए एक बिंदु है। आज इस महत्वपूर्ण और जटिल विषय पर हमारे साथ इतनी गहराई से जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद। और हमारे श्रोताओं का भी शुक्रिया कि उन्होंने ये सोर्स हमारे साथ साझा किए।